इन्फिनिटी ट्यूटोरियल्स नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में क्लास 9th का चैप्टर 10 जो कि है ग्रेविटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशन को। तो ग्रेविटेशन क्या है? तो अ टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। मतलब कि हमारे इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी वस्तुएं प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, उनके बीच में एक ऐसा फोर्स होता है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब कि इस ब्रह्मांड में ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे समझते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है? तो बी को अपनी तरफ खींच रहा है, और उसी तरह से जो बी है वो ए को अपनी तरफ खींच रहा है। अब समझते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब कि जो ग्रेविटेशन है वो किसी एक लॉ पे, सिद्धांत पे काम करता होगा, तो उसका यूनिवर्सल लॉ क्या है? मतलब कि वैसा लॉ जो कि इस यूनिवर्स में कहीं भी एक बराबर होगा। मतलब कि वो लॉ हर एक जगह पे, यूनिवर्स में किसी भी जगह पे जाएँ वहाँ पे वो लॉ काम करेगा। तो हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका नाम दे दिए हम लोग ए, दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका नाम हम लोग दे दिए बी। ऑब्जेक्ट ए का मास मान लेते हैं कैपिटल एम, और ऑब्जेक्ट बी का मास मान लेते हैं स्मॉल एम। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको हम लोग मान लेते हैं डी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट ए बी को अपनी तरफ खींचेगा और ऑब्जेक्ट बी ए को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा, हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखा है, इसका हेल्प लेकर के हम लोग एक फार्मूला डिराइव करेंगे जो किसी भी फोर्स को एक्सप्रेस करेगा। कहाँ? तो कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को, जो कि इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। तो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखा है। ये स्टेटमेंट्स हम लोग एक फार्मूला को डिराइव करेंगे, एक फार्मूला को लाएंगे जो दिखाएगा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि फोर्स क्या होगा? वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? तो प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट ए का मास एम और ऑब्जेक्ट बी का मास स्मॉल एम। तो एफ मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स है वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि 1 बाई किसके? तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस ए और बी के बीच कितना है? तो डी, और उसका स्क्वायर मतलब कि डी स्क्वायर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम लोग एक फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी विल गेट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। और अगर हम इसको चाहें इस प्रोपोर्शनल को हटा करके और यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, मीन्स एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट जी एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल गया एक फार्मूला। अब इस फार्मूला के कंटेंट को समझते हैं। एफ इज द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। मतलब एफ क्या है? तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स है। जी क्या है? तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जो कि इस यूनिवर्स में कहीं भी इक्वल होगा, एक बराबर होगा। कैपिटल एम इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। और डी स्क्वायर क्या है? तो डी स्क्वायर डिनोट्स द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इस फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। अब हम लोग इसका हेल्प लेकर के इस कैपिटल जी, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, इसका हम लोग ऐसा यूनिट को निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या किए कि एफ को यहाँ रखे, डी स्क्वायर जो कि इधर डिवाइड हो रहा था, इसके इस तरफ आके क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम जो कि यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बच गया जी। अब हम लोग इसका एसआई यूनिट को डिराइव करते हैं। तो क्या होगा? एफ मीन्स फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, डी इज फॉर डिस्टेंस और लेंथ, एंड एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, एंड यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी हो गया मीटर स्क्वायर, बाई मास 1 इज केजी
एंड सेकेंड मास उसका भी SI यूनिट होता है kg। तो ये हो गया क्या, तो SI यूनिट ऑफ G। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, ये मिल गया हमको SI यूनिट ऑफ G। और अगर हम लोग इसको चाहें तो एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर kg स्क्वायर। तो ये जो मिला ये है SI यूनिट किसका, तो कैपिटल G का, मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट का। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है G इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और इसका हम लोग यूनिट लिख दिए, तो क्या हो गया यहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर kg स्क्वायर। अब हम लोग समझते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ, मतलब कि अर्थ किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी ताकत से अपनी तरफ खींचती है। तो उसके लिए हम लोग एक फोटो को समझते हैं, डायग्राम को। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस हम लोग लेते हैं r। अब एक आदमी जो कि सरफेस पे खड़ा है, उस आदमी को अर्थ कितना ताकत से अपनी तरफ खींच रही है, हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M एंड मास ऑफ पर्सन इज स्मॉल m एंड रेडियस इज r। मीन्स उन दोनों के बीच में, अर्थ के सेंटर और उस पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। अब हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे उसको भी लिख देते हैं, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हम लोग इसको मोशन वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए M इंटू A इक्वल टू G, मास इज कैपिटल M और ये छोटा m हो गया क्या, तो मास ऑफ दैट पर्सन बाई d, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, तो रेडियस का स्क्वायर। अब ये जो मास था, यहाँ भी फोर्स किसके चलते लग रहा है, तो उस पर्सन पे, अर्थ के चलते। तो यहाँ पे जो मास है वो क्या होगा, तो उस पर्सन का मास होगा। तो ये वाला मास और ये वाला मास कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमको फॉर्मूला मिला A इक्वल टू G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। और इस A को, मतलब एक्सेलरेशन को, हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको पहचानने के लिए हम लोग इस A को बदल करके लिख देते हैं G। तो हमको एक नया फार्मूला कि स्मॉल g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M मास ऑफ द अर्थ बाई R स्क्वायर मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये हमें मिला अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन अर्थ पे भी जो उसका एक्सेलरेशन होता है मीन्स स्मॉल g का वैल्यू वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे कि अर्थ, हम लोग जानते हैं कि अर्थ परफेक्टली गोल नहीं है, वो संतरे की तरह है, मतलब कि इक्वेटर पे उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा है और पोल्स पे उसका रेडियस कम है। अब मान लेते हैं कि एक आदमी जो कि यहाँ है पॉइंट A पे, एक दूसरा पर्सन है जो कि है पॉइंट B पे, मतलब कि अर्थ के इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से, मतलब इस सेंटर से A का जो डिस्टेंस है वो कम है और यहाँ जो B का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो G का वैल्यू होगा, स्मॉल g का मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो रेडियस पे डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर रेडियस बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर रेडियस कम हो जाता है तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो भी पर्सन B पॉइंट पे होगा, मतलब कि इक्वेटर के आसपास होगा, उस पर्सन पे फोर्स का वैल्यू कम होगा। और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन पोल्स के आसपास है तो उस पर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर के आसपास रह रहा है तो उसके बॉडी के ऊपर जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जिसको हम लोग स्मॉल g के नाम से जानते हैं, उसका प्रभाव कम होगा और वो व्यक्ति अपने आप में हल्का महसूस करेगा। लेकिन वहीं अगर वो पोल्स के आसपास रह रहा है तो रेडियस कम हो जाएगा, और रेडियस कम होने से, क्योंकि रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो अगर जैसे जैसे वो घटेगा उसके स्क्वायर टाइम्स में जो g का वैल्यू है वो बढ़ते चला जाएगा। अब स्मॉल g का वैल्यू कितना होता है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू था 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। मास मीन्स मास ऑफ द अर्थ बाई R स्क्वायर मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ। इसको रखने के बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या था, तो एक्सेलरेशन का SI यूनिट था। मतलब कि ये जो g है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि यहाँ भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वो किसके चलते होगा, तो अर्थ के अट्रैक्शन के चलते। मतलब कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी तो उस तरह से उसका स्पीड, जो वेलोसिटी है वो बढ़ते चला जाएगा। अब समझते हैं मास और वेट के बीच में डिफरेंस। तो मास क्या है, वेट क्या है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो मास
किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी भरा हुआ है हम लोग उसको कहते हैं मास। अब उस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग अर्थ पे तौलें, मून पे तौलें या कहीं स्पेस में कहीं भी ले जाकर तौलें तो उसका जो मास है मतलब कि उसके अंदर जो भी क्वांटिटी भरा हुआ है वो चेंज नहीं होगा। मतलब कि ये होता है कांस्टेंट एट एनी प्लेस, मतलब कि ये किसी भी जगह पे कांस्टेंट होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं आएंगी। अब बात करते हैं वेट की, तो वेट क्या होता है? तो वेट होता है उसका फोर्स कि उस ऑब्जेक्ट को मतलब उस ऑब्जेक्ट में जो भी मास है उसको जहाँ पे वो है उसके आसपास का जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है या फिर अर्थ पे है या मून पे है या कोई भी चीज़ के आसपास है तो उसको वो वस्तु कितनी ताकत से अपनी तरफ खींच रही है। तो जितनी ताकत से खींचेगी, अब जो फोर्स था वो जगह के हिसाब से अलग अलग होगा, तो इसके चलते वेट भी क्या होता है तो वो जगह के हिसाब से अलग अलग चेंज होते रहता है। मतलब कि चेंजेस विथ प्लेस। दूसरा पॉइंट क्या है? तो मास। मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, और इसके चलते हम लोग इसको सिर्फ कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वहीं जो वेट होता है, वेट में क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेट एक्चुअली क्या है? तो फोर्स है, तो इसके चलते ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसा मैंने अभी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उसके जगह के हिसाब से डिपेंड करता है, मतलब कि वो निर्भर करता है कि वो ऑब्जेक्ट किस स्थान पे रखा हुआ है या किस ऑब्जेक्ट के आसपास है। तो हम लोग यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग अर्थ पे हैं तो हमारा जो वेट है वजन वो अलग होगा, अगर हम लोग मून पे चांद पे चले जाए तो हमारा वजन अलग होगा, अगर हम लोग स्पेस में चले जाए जहाँ की कोई भी ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन नहीं है तो वहाँ पे हमारा वजन अलग होगा, हमारा वेट अलग होगा। किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा? तो जितना उसका वेट अर्थ पे था उसका 1/6 होगा, मतलब कि छठा पार्ट होगा, 6th पार्ट। कैसे? तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं WM मीन्स वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। मान लेते हैं कि एक आदमी अर्थ पे 60 kg का है। अब अगर वो मून पे जाता है तो मून पे जाने के बाद वो हो जाएगा 1/6, मतलब कि यहाँ पे आया 10। तो अगर वो अर्थ पे 60 kg का है तो मून पे जाने के बाद कितना kg का हो जाएगा? 10 kg का हो जाएगा, जहाँ पे ये 60 और 10 क्या था? तो उसका वेट था। अब हम लोग बात करते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की, जो हम लोग मोशन वाले चैप्टर में पढ़े थे या समझे थे। उसमें फर्स्ट क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन था 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ पे v था क्या? फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी, a था एक्सेलरेशन और s था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड, और t था टाइम। अब इस ग्रेविटेशन वाले सिचुएशन में क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन था उसके जगह पे हो गया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि जो a था एक्सेलरेशन उसके जगह पे हो गया था g, स्मॉल g, जिसका मतलब था कि अर्थ कितना एक्सेलरेशन के साथ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम लोग कर सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि स्मॉल g। तो ये जो 3 इक्वेशंस बन गए मीन्स v इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड 2gs इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं कब? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के चलते मूव कर रहा हो तब। अब हम लोग एक नया वर्ड समझते हैं, फ्री फॉल। तो इस टर्म का मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को ऊपर से गिराए तो गिराने के बाद वो नीचे की तरफ आएगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब कि उसमें कोई भी और ताकत नहीं लग रहा है। तो इस सिचुएशन में ये तीनों इक्वेशंस अपनी अपनी जगह पे काम करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि एक रूम को बंद कर दिया जाए, उसमें से सारी हवा को बाहर निकाल दिया जाए वैक्यूम पाइप से या किसी भी तरीके से, और उसके ऊपर से हम लोग एक पत्थर और एक पंख दोनों को गिराते हैं, तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? तो आपका आंसर ऑब्वियसली होगा कि पत्थर पहुंचेगा, क्योंकि पंख क्या है? हल्का है, पत्थर भारी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस तीनों मोशन के इक्वेशन में, मतलब कि मोशन किसके चलते? तो अर्थ के चलते जो मोशन होगा उसमें कहीं भी m मतलब कि मास का जिक्र नहीं किया गया, कहीं भी m मेंशन नहीं है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे उसका मास का मतलब कि वो कितना भारी है या वो कितना उसमें वजन है। तो उस स्थिति में जो पत्थर और पंख दोनों एक साथ ज़मीन से टकराएंगे, भले ही वो कहीं भी गिराया गया हो, लेकिन एक यहाँ पे सिचुएशन क्या है? तो वो रूम इस तरह से होना चाहिए या वो जगह इस तरह से होना चाहिए कि उसमें नीचे से एयर का जो ड्रैग है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एयर क्या करेगा? तो किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे आने से रोकता है। अब एक कंडीशन को समझते हैं, अगर हम लोग एक पत्थर को लेते हैं और उसको ऊपर की तरफ उछाल देते हैं, तो उछालने के बाद वो कुछ हाइट तक जाएगा और उसके बाद वापस नीचे गिर जाएगा। अब
जब पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था u, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब कि जितना ताकत हम उसको फेंके उतनी ही गति से, उतनी ही वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। अब जैसे वो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते में क्या होगा, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी और उसको ऊपर जाने से रोकेगी। मतलब कि व्हेन गोइंग अपवर्ड, यहाँ पे स्मॉल g का वैल्यू होगा नेगेटिव। अब जब वो ऊपर पहुंच गया तो ऊपर पहुंचने के बाद वो पत्थर थोड़ी सी देर के लिए रुक जाएगा, मतलब कि वहाँ गया, रुका और फिर नीचे गिरेगा। तो इस पॉइंट पे पहुंचते समय यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, वो हो जाएगा 0। ये 0 किसके चलते हुआ, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के चलते, जो कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा था। मतलब कि अर्थ का जो अट्रैक्शन था वो उस पत्थर के लिए, उस स्टोन के लिए ब्रेक का काम कर रहा था। अब वो पत्थर पीक पॉइंट पे पहुंच गया। पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो अब ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो गिरते समय यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी है वो 0 था। जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे g का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन के चलते वो ऊपर से नीचे की तरफ वापस बढ़ते चला जाएगा। मतलब कि अर्थ उसको पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचेगी। यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम हो जाएगा और उस सिचुएशन में उसका जो जी होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन, वो पॉजिटिव होगा।